नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश की। बता दें कि उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि उत्तराखंड में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ सीएम धामी ने कहा है कि वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि पिछले सालों से जिस प्रकार राज्य के भीतर जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल बदला गया है, इसको बदलाव लाना जरूरी है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो लोग पुराने हैं और जो कई सालों से यहां पर रह रहे हैं, उनके मंत्रियों की एक उप समिति बनाई जाएगी और अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। देखिए, पिछले तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में नदियों के पास से अतिक्रमण को हटाया गया है। तो उत्तराखंड में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। अब 23 नदियों से किनारे से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में उत्तराखंड की 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन पर ग्राम सभाओं की जमीन पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे किए गए हैं, जिसको लेकर अब सरकार सख्त रूप अपनाने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी शुरुआत पछुआ दून से हो चुकी है और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश के नदियों किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। देखिए, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, केवल आपकी मंशा होनी चाहिए। और हमारी सरकार लगातार, चाहे नदियों के किनारे हो, सड़कों के किनारे हो, जंगलों में हो, अतिक्रमण कहीं पर भी हो, पुष्कर सिंह धामी जी ने ठाना है कि इस प्रदेश से अतिक्रमण हटाना है। और आप लगातार देख रहे हैं, विकास नगर में नदी किनारे हमने 600 घरों पर बुलडोजर चलाया जो अवैध रूप से बने हुए थे। और इसी प्रकार किसी भी नदी के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त करेंगे, प्रत्येक नदी को अतिक्रमण। उत्तराखंड में बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस कड़ी में बीजेपी केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष की है। तो केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार की विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी देते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया है कि बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस अभियान को सभी लोकसभा और विधानसभाओं में लेकर आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में काम किया है, उन तमाम कामों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान पर कटाक्ष किया है, जहां उन्होंने कहा है कि जनता पूछ रही है कि जो 2014 में जो वादे किए थे, वो कहां तक पूरे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने कहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी उत्तराखंड में चरम पर है, जहां बीजेपी केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता सब समझ चुकी है और कर्नाटक का जो परिणाम सामने आया है, वही परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सामने आएगा। इसके अंदर 1 महीने का कार्यक्रम रहेगा। पहले आज प्रधानमंत्री जी ने उसकी आगाज की है और फिर लोकसभा पर कार्यक्रम होंगे, विधानसभा में कार्यक्रम होंगे, फिर आखिरी 10 दिन में जब महाजनसंपर्क अभियान होगा। जो मोदी जी 9 साल को एक बेहूबशाली शासन दिया है, उस शासन काम को हम जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। एक राजनीतिक दल के कारण हमारा काम भी बनता है कि रिपोर्ट कार्ड पेश करें। लगातार हर साल हम रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और अब भी हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और 10वां वर्ष शुरू हो रहा है,
तो आज देश की जनता इस बात को पूछ रही है कि ये बताइए कि 2014 में जो बातें कही थी वो कोई बात पूरी नहीं हुई। जब आप सरकार में आ गए, आपने जितनी योजनाएं शुरू की थी सारी योजनाएं फ्लॉप हो गई। आपने नोटबंदी करी तो नोटबंदी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। आज देश का जीडीपी जो है वो कितना नीचे चला गया। आज देश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी नीचे चली गई। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, सब फेल हो गया। ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां एचआरडीए में कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गई हैं। तो हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत एचआरडीए में धरने पर बैठ गईं, जहां विधायक का आरोप था कि अधिशासी अभियंता ने उनसे दुर्व्यवहार किया है और अपमानित किया है, जिसके बाद अधिशासी अभियंता के लिखित माफी मांगने पर विधायक ने धरना खत्म किया। जहां विधायक अनुपमा रावत ने बताया है कि मैं पहली बार एचआरडीए के ऑफिस में आई थी, लेकिन मेरे साथ अधिशासी अभियंता ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद सचिव के हस्तक्षेप करने और माफीनामे के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। अनुपमा ने कहा है कि वे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगी और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगी। देखिए हम लोग हमेशा से इसको विधानसभा में भी हमने उठाया। जो प्राधिकरण है वो एक तरीके से देखा जाए बहुत मनमानी कर रहा है, ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। मेरी कई बार यहाँ के जो आला अधिकारी जो यहाँ प्रभार संभालते हैं उनसे भी कई बार फ़ोन पे वार्ता हुई। मैं कई बार वैसे भी गई कि भाई जिनके 30-40 साल पुराने मकान हैं उन पे नोटिसेस भेज रहे हैं। एक विडो महिला पे गाजीवाली में भेजा गया, तो उसको लेकर कई बातें थी। मैं बात करने आई थी कि भाई इस तरीके का ना किया जाए। कहाँ से देगा एक आम व्यक्ति 20-20, 25-25 हज़ार कहाँ से पे करेगा? एक्चुअली जिला स्तर पे रोड सेफ्टी से संबंधित एक बैठक थी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, तो मैं भी उसमें बैठक में उपस्थित था। तो एक सूचना यहीं से आई थी, कुछ माननीय विधायक जी और हमारे जो अधिशासी अभियंता उनके मध्य कोई वार्ता हुई, और जिसमें विधायक जी ने भी मुझसे फ़ोन से संपर्क किया गया। तो मतलब किसी भी आम जो हमारा एक सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं या आम जनता आती है तो उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ब्रिटेन में बात तो रुड़की की कर लेते हैं, जहां मदरसे में चैंपियन और देवयानी का जोरदार स्वागत किया गया है। तो वहीं मदरसे की 16 मुस्लिम छात्राओं को भी सम्मानित किया गया है। रुड़की के लंठूरा में अरबी मदरसे के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान 16 मुस्लिम लड़कियों को आलिम की डिग्री देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी ने अरबी मदरसे की बेटियों की जमकर तारीफ की, जहां उन्होंने कहा कि आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं और समाज में बेटियों को जो जिम्मेदारी मिल रही है वो उन पर खरा उतर रही हैं। बहुत खुशी की बात है जनाब। देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया कि बेटों के साथ साथ बेटी की तालीम बहुत ज़रूरी है। जहाँ दुनियावी तालीम की अपनी अहमियत है, वहाँ दीनी तालीम का भी कोई कम अहम नहीं है। आज की दुनिया में जब लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने धर्म के संस्कारों को भूल रहे हैं, तो हमें ताकत तो वही प्रदान करेगा ना। अभी हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए हैं मंगलौर से। मेरी कुछ जिज्ञासा थी, जैसे इस्लाम धर्म के बारे में मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान, हदीस और इजमा, तो मुफ्ती साहब ने उसका फ़लसफ़ा बयान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मेरे को एक तरह की नॉलेज मेरी बढ़ी। और आज हमारी बेटियां जिस लिहाज से आसमान में अपने पर फैला के जा रही, बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज पहली मर्तबा मेरी चैंपियन साहब से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है तो हमारा जो कुरान करीम है, जिसको हम आसमानी किताब मानते हैं, उसमें सबसे पहली जो आयत मुबारक नादिल हुई वो तालीम के सिलसिले में नादिल हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मज़हब इस्लाम में एजुकेशन की किस कदर अहमियत है। सबसे पहले जो कुरान करीम में आयत नादिल हुई है वो तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक़ से नादिल हुई। और जहाँ तक आपने तज़किरा किया है मर्द और औरत की तालीम में फ़र्क का, तो मज़हब इस्लाम में सिर्फ ये है कि तालीम हासिल करो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद। तो ब्रिटेन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि 2024 को चुनाव को लेकर कांग्रेस अब ने कमर कस ली है। इसको लेकर कांग्रेस ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, जहां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इस कड़ी में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित अल्मोड़ा पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें जिले के पदाधिकारियों के साथ अल्मोड़ा कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। जहां हेमा पुरोहित ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर
अब कांग्रेस ब्लॉक तय के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही जिले में कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए सेवा दल का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए बैठक की गई है। जिले के ब्लॉक स्तर पर सेवा दल कार्यकारिणी को बनाने की रणनीति तैयार की गई है, जिससे कि 2024 चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके। आगे ब्लॉक कार्यकारिणी बनाएंगे, ब्लॉक से बूथ तक जाएंगे, तो इस तरीके से कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करने का काम करेंगे। कार्यकारिणी बनेगी और कार्यकारिणी एक्चुअली बनी भी है, केवल पद देने हैं। जो लोग अच्छे निष्ठावान लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और बाकी काम तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। निश्चित रूप से कार्यकारिणी भी बनेगी। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने नाराजगी जताई है। तो देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल धनपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के काम पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वह स्मार्ट सिटी के कामों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जहां स्मार्ट सिटी के तहत ही सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी दिए जा चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत यहां पर होगा ये पता नहीं है। वहीं इस मामले में बीजेपी के राजपुर विधानसभा के विधायक खजान दास का बयान सामने आया। उनका कहना है कि काफी मशक्कत के बाद देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू हुआ है। विधायक विनोद चमोली की नाराजगी जायज है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक कर इस नाराजगी को दूर किया जाएगा। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना रहे हैं। जब भी मेरी जानकारी में आया, मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ठीक नहीं करेंगे, मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है, मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है। जब वो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का जहाँ तक सवाल है, और अभी भंडारी चौक से लेकर के और सहारनपुर चौक तक उसको बनना है, उसका टेंडर भी हो गया है, किंतु आगे का विस्तार जो चमोली जी का कहना है कि आगे का विस्तार भी होना चाहिए। इस विषय को अधिकारियों से बातचीत हुई और मुझे लगता है कि तुरंत इसका निस्तारण भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से अभी ड्रेनेज का काम प्रारंभ हो भी गया है। अभी प्रिंस चौक तक के काम सारे चालू हो गए हैं, उससे आगे का भी शुरू होना था, उसका टेंडर भी हो गया है। तो जो माननीय चमोली जी का कहना भी ठीक है कि अगर यहाँ से हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देते हैं, आगे उसका विस्तार कैसे जाएगा, आगे पानी कैसे जाएगा, सबसे पहले उसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए। इस विषय को लेकर हम जल्दी आपस बुलेटिन में बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां G20 बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान मेयर ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो जून के महीने के आखिरी हफ्ते में G20 की तीसरी बैठक होनी है। उम्मीद है कि त्रिवेणी घाट पर भी विदेशी डेलीगेट्स गंगा आरती करने पहुंचेंगे, जिसके चलते नगर निगम की मेयर अनिता ममगाई ने नगर निगम सभागार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मेयर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि बैठक के दौरान विदेशी डेलीगेट्स को त्रिवेणी घाट पर आरती कराई जाए, जहां पत्र का संज्ञान लेकर पीडब्ल्यूडी के सचिव ने त्रिवेणी घाट का निरीक्षण भी किया है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जिन्होंने कि इस कार्यक्रम के लिए, जो कि ऋषिकेश में हो ही नहीं रहा था G20 का सम्मेलन, उसके लिए उन्होंने संज्ञान लिया। लगातार हमने उनसे आग्रह किया था और अब मुझे लगता है कि संभवतः 26, 27, 28 जून को ऋषिकेश में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। उसी के निमित्त आज हमने सभी संबंधित विभागों की, जो विभाग उसके अंतर्गत आएंगे, यहाँ पे सौंदर्यकरण करने के लिए, उस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए, और महत्वपूर्ण जो कि हमारे ऋषिकेश का सम्मानित व्यापारीगण हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ पर विद्यालय हैं, सभी ने उस बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की है। तो हल्द्वानी की भीमताल विधानसभा के
अलोख कांडा के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां लोग इलाके में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर लोग डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा बड़ौन में निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी लिप्त हैं। लिहाजा निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोगों ने चेतावनी दी है, अगर जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। वहीं डीएम वंदना सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। भीमताल विधानसभा के अंतर्गत ओखलकांडा में ग्राम पंचायत बड़ौन के ये हमारे बीडीसी सदस्य तमाम ग्रामीण आए हैं। ये पिछले 4 महीने से सीडीओ साहब से, जिला अधिकारी जी से जो पूर्व के रहे उनसे और डीपीआरओ से ये गुहार कर चुके हैं कि 100% पुख्ता प्रमाण दे चुके हैं कि फर्जी दस्तावेज है और पेमेंट में धोखाधड़ी हुई है, काम 1 रुपये का नहीं हुआ है और पूरी विधानसभा में इस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो लगातार हम संघर्ष हैं, लेकिन सत्ता के दबाव में सत्ता से जुड़े हुए लोग इन मुद्दों को दबा रहे हैं और भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो क्लास 1 अधिकारी हैं, डीपीआरओ हैं या उनके अधीनस्थ जो भी हैं, उन्होंने इसमें बड़े स्तर पर पूरे विकासखंड में भ्रष्टाचार किया है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। आज काफ़ी सारी समस्याएं जनता के माध्यम से सामने आई हैं, जिसमें ओखलकांडा का भी एक मैटर आया है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं उनमें अनियमितता की शिकायतें लोग लेकर आए थे। तो मैंने डीपीआरओ को पर्सनली उसमें जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में भी वो मैटर सामने आ चुका है और उसमें शायद एक जांच पहले भी हुई है, उसकी रिपोर्ट ले। तो बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं काशीपुर के एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल की, जहां बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहां अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, पर्याप्त मशीनें भी इस दौरान अस्पताल में नहीं देखने को मिल रही हैं। आलम यह है कि अस्पताल में सिर्फ रेफर सेंटर बनकर ही रह गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि एलडी भट्ट अस्पताल कुमाऊं का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसमें डॉक्टरों के पदों की संख्या 30 से 32 है, लेकिन यहां तैनाती के नाम पर मात्र डॉक्टरों एक ही डॉक्टर देखने को मिल रहा है। जहां अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर खेमपाल इस बात को स्वीकार करते नजर आए हैं कि अस्पताल स्टाफ में भारी कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार सरकार को पत्र भी लिखा गया है और फिलहाल सरकार ने जैसी सुविधा मुहैया कराई है उसी से काम चलाया जा रहा है। जैसा ही जानते हैं, काशीपुर वाकई में ये बहुत बड़ा अस्पताल ड्रेनेज यहाँ पे काफ़ी यूपी बॉर्डर से भी लगता हुआ, पूरा रामनगर से, पहाड़ का एक क्षेत्र से पूरा यहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर ज़्यादातर कमी है, फिजिशियन नहीं है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, आई सर्जन नहीं है हमारे पास। तो हमें बड़ी परेशानी होती है इस चक्कर में ना मरीज को। तो जितनी सुविधा वो सुविधा यहाँ पे पूरी मिल रही है। जैसा ही जानते उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।